साथियों, हम जीके की श्रृंखला में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हल कर रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। पहला प्रश्न है, संविधान में जिला शब्द अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में आया है। देखिए, भारतीय संविधान में सिर्फ एक बार जिला शब्द आया है और वो भी आया है कहाँ? अनुच्छेद 233 में। तो कई बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं कि जिला शब्द कितनी बार आया है या मंत्रिमंडल शब्द कितनी बार आया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें हमारे भूल नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी हिंदी में इसको कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपने प्रतिवेदन किसको देते हैं? यानी जो संघ सूची या केंद्र सूची का जो मामला है उसमें तो वो रिपोर्ट करेंगे राष्ट्रपति को, और राज्य सूची या राज्य से व्यय से संबंधित कोई है बिंदु तो उसकी रिपोर्ट करेंगे राज्यपाल को। अब राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखवाएंगे, उस पर चर्चा होगी और उस रिपोर्ट के बाद संबंधित राज्य की लोक लेखा समिति का कार्य शुरू होता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति महोदय कैग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं और उसके बाद लोक लेखा समिति का कार्य शुरू होता है। मित्रों, ये ध्यान रखें, जब तक कैग की रिपोर्ट नहीं आती तब तक लोक लेखा समिति का एक्शन या कार्यवाही शुरू नहीं होती। लोक लेखा समिति का कार्य ही कैग की रिपोर्ट पर आधारित होता है। तीसरा क्वेश्चन है, राज्यपाल को गाड़ी का 5वां पहिया कहा जाता है। मित्रों, गाड़ी का 5वां पहिया क्या होता है? स्टेपनी, जिसकी ज़्यादा वैल्यू गाड़ी को चलाने में नहीं होती, ज़्यादा महत्व उसका नहीं होता। तो ये राज्यपाल के महत्व से संबंधित प्रश्न है कि राज्यपाल का महत्व कम है, इसलिए उसको गाड़ी का 5वां पहिया माना जाता है। और सरोजिनी नायडू जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, उन्होंने भी यह कहा था कि ये तो सोने के पिंजड़े में कैद एक चिड़िया है। उसके आसपास की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं लेकिन वो एक तरीके से कैद है। तो ये राज्यपाल के बारे में कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाने से छूट दी गई है। हमें पता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज की नवीन प्रणाली शुरू की गई थी और पंचायती राज को कानूनी दर्जा दिया गया था। मित्रों, जो राज्य 20 लाख से कम जनसंख्या रखते हैं उन राज्यों को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से छूट दी गई, यानी वो उनकी इच्छा पर रखा गया कि वो चाहें तो अपना सकते हैं और नहीं चाहें तो इस प्रणाली को नहीं अपनाएंगे। बाकी जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा थी उनके लिए अनिवार्य था कि वो अपने यहाँ पूरे देश में एक जैसी व्यवस्था लागू करें, त्रिस्तरीय व्यवस्था करें। निचले स्तर पर पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, मध्य स्तर पर पंचायत समिति हो और उच्च स्तर पर जिला परिषद हो। फिर आगामी क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रपति पद के लिए के.आर. नारायणन ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन को अब तक के रिकॉर्ड अंतर से हराया था। के.आर. नारायणन को इस चुनाव में 94.97% मत मिले थे और लगभग 5% मतों के अंदर टी.एन. शेषन सिमट गए। टी.एन. शेषन केरल मूल के निवासी थे और भारत के इतने शानदार ब्यूरोक्रेट यानी नौकरशाह रहे हैं जिन्होंने ये दर्शा दिया कि चुनाव आयुक्त भी एक पद होता है। टी.एन. शेषन के आने से पहले चुनाव आयुक्तों को कोई नहीं जानता था और उनकी ऐसी कोई भूमिका नहीं थी। टी.एन. शेषन ने भारत में चुनाव सुधार शुरू किए। आज भी टी.एन. शेषन को उनके चुनाव सुधारों के लिए जाना जाता है और इसके बाद चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय में बदलने का काम सरकार ने किया था कि एक चुनाव आयुक्त ज़्यादा अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सके। फिर आगामी क्वेश्चन है इसमें, छठा क्वेश्चन है
किसी राज्य की विधानसभा भंग होते हुए भी राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी चर्चा कर चुका है। 1975 में गुजरात विधानसभा भंग थी और राष्ट्रपति चुनाव 75 में हुए और ये 74 में गुजरात विधानसभा भंग हो चुकी थी। उस तिथि से पहले विधानसभा के चुनाव असंभव थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित किया कि राष्ट्रपति के चुनाव भले ही कितनी विधानसभाएं भंग हो करवाए जा सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है मित्रों, पंजाब में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन एक साथ चला था, यानी 11 मई 1987 को लगा और 25 फरवरी 1992 तक चलता रहा। भारत के किसी भी राज्य में यह सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन है। और राष्ट्रपति शासन पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है पंजाब का कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो वो भी पंजाब है। और सबसे लंबी अवधि, सबसे ज़्यादा बार पंजाब में नहीं रहा, लेकिन सबसे लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन या धारा 356 का प्रयोग पंजाब में रहा है। फिर 8वां क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी की रिपोर्ट पर 1998 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने मंत्रिमंडल प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भेजा था कि धारा 356 को लगा करके बिहार की राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त किया जाए और विधानसभा को भंग किया जाए। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने मंत्रिमंडल के और राज्यपाल की रिपोर्ट को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को लौटा दिया और सरकार को भंग करने से इनकार कर दिया था। तो मित्रों, राष्ट्रपति ने साबित कर दिया कि राष्ट्रपति रबड़ की मोहर नहीं है। इसी प्रकार 1997 और 1980 में, यानी 1977 में जब मोरारजी भाई की सरकार बनी थी, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार, जिसने तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को, उनकी सरकारों को, यानी 9 राज्यों में बर्खास्त कर दिया था। और जब इंदिरा गांधी की 1980 में वापसी हुई तो इंदिरा गांधी ने भी प्रतिशोध पूर्वक विपक्ष की 9 सरकारों को भंग कर दिया था अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए, जिसमें राजस्थान की भैरव सिंह जी की सरकार भी बर्खास्त हुई थी। और राजस्थान में भी ये प्रश्न बनता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया। वो हैं मित्रों भैरव सिंह जी शेखावत। यानी राजस्थान में कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जिनमें 2 बार तो अकेले शेखावत सरकार के खिलाफ लगा। 10वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 को संविधान निर्माताओं ने विशेष परिस्थितियों में प्रयुक्त होने वाला अभय दीप यानी सेफ्टी वाल्व कहा था। सेफ्टी वाल्व का अर्थ होता है कि जब चारों ओर से खतरा हो और कोई रास्ता नहीं सूझे, ऐसी स्थिति में सेफ्टी वाल्व का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हमारे इस देश की सरकारों ने राजनीतिक चश्मे के आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग ज़्यादा किया है और समय की आवश्यकताओं या तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर कम किया है। सरकारें भले ही किसी भी पार्टी की रही हो, सब ने मिलकर के अनुच्छेद 356 का भारत में कई बार दुरुपयोग किया है। फिर मित्रों, इसमें 11वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और मंत्री शब्द संविधान के केवल 4 अनुच्छेदों में आए हैं। वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78। अब आगामी क्वेश्चन हम 12वां पढ़ रहे हैं मित्रों, ध्यान से आप इनको याद रखें। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से इनको याद कर पाएँ। 12वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 1997 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शासन की अनुशंसा को KR नारायणन ने पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को लौटाया था और मायावती को इस पद के लिए मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रखा था। देखिए, नारायणन ने 2 बार लौटा दिया, एक बार 98 में राबड़ी सरकार को जीवनदान दिया और एक बार मायावती को। आप यह भी ध्यान रखें कि राष्ट्रपति एक बार ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, बार बार नहीं लौटा सकते। यदि वो ही रिकमेंडेशन मंत्रिमंडल वापस भेज देता है तो हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं।
13वां क्वेश्चन एक कथन है, रेमजे मेयर प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे। उनका कथन था कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का परिचालक यंत्र है। यह मंत्रिमंडल के महत्व को दर्शाता है। फिर 15वां क्वेश्चन है, कार्यकाल पद्धति यानी आईएएस में लागू होती है, इसको अंग्रेजी में टेन्योर सिस्टम कहते हैं। ये मित्रों 1905 में लॉर्ड कर्जन ने शुरू की थी टेन्योर सिस्टम। यानी अभी हम देखते हैं टेन्योर सिस्टम के तहत किसी भी राज्य के जो आईएएस होते हैं वो 5 साल कम से कम के लिए केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। एक डेस्क ऑफिसर अवधारणा शुरू की थी, यानी इसमें एक तो अवर सचिव तो ऊपर होता है सबसे, और सचिव नीचे होता है। एक अवर सचिव और एक अनुभाग अधिकारी। देखिए हम किसी भी विभाग में जाते हैं तो उसके अंदर 2 या 5 अनुभाग बने होते हैं। तो अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव को मिलाकर के एक डेस्क बनाई जाती थी, उसमें कुछ क्लर्क भी होते थे और निर्णय था कि कोई भी पत्र या आवश्यक दस्तावेज या आवश्यक कार्यवाही लंबी नहीं चले और डेस्क ऑफिसर यानी एक ही डेस्क के ऊपर सारा कार्य संबंधित अनुभाग का पूर्ण हो जाए। ये थी डेस्क ऑफिसर अवधारणा। डेस्क का अर्थ होता है टेबल, और इसका सुझाव भारत में सबसे पहले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। केंद्र सरकार में ये 1973 में डेस्क ऑफिसर अवधारणा को लागू कर दिया गया। मित्रों 17वां क्वेश्चन है, मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री थे भारत में। मोहम्मद यूनुस पैनल ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के आंशिक निजीकरण की सिफारिश की थी और सरकार ने 1992 में इनका आंशिक निजीकरण यानी पूर्ण निजीकरण नहीं करके आंशिक निजीकरण किया था। एक बार आपकी याददाश्त के लिए मैं बताता हूं कि एयर इंडिया वर्तमान में भी चल रही है और इसका विनिवेश हो चुका है। एयर इंडिया को अभी टाटा ग्रुप ने खरीदा है और पहले भी ये राष्ट्रीयकरण से पहले टाटा ग्रुप के पास थी, बाद में सरकार ने इसको ले लिया। सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइंस का निर्माण किया था और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर इंडिया का निर्माण किया। ये दोनों कंपनियां अलग अलग कई वर्ष चली, बाद में ये जब घाटे में रही तो इन दोनों का आपस में विलय कर दिया गया और अभी 2 साल पहले हमारी वर्तमान केंद्र सरकार ने इनको टाटा ग्रुप को, यानी अभी इंडियन एयरलाइंस तो उसमें मर्ज हो चुकी, तो एयर इंडिया ही बची है। एयर इंडिया को वापस टाटा ग्रुप को बेच दिया था। मित्रों इसके बाद आता है भारतीय बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में सबसे पहले बजट पेश हुआ था और जेम्स विल्सन ने विधायिका में बजट प्रस्तुत किया था, इसलिए भारतीय बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। इसमें अभी 19वां प्रश्न पढ़ रहे हैं हम। भविष्य निधि, अल्प बचत जमाएं और अन्य जमा धन भारत सरकार के लोक लेखा, जिसको अंग्रेजी में पब्लिक फंड कहते हैं, में जमा रहता है। और 20वां क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड, जैसे कहीं मान लीजिए भूस्खलन हो गया यानी लैंडस्लाइड हो गया, आगजनी हो गई खतरनाक तरीके से, रेल दुर्घटनाएं हो गई या सड़क दुर्घटना हो गई, भूकंप आ गए, ज्वालामुखी फट गया, इस प्रकार के जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं जिन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, उनके लिए एक क्षतिपूर्ति के लिए एक सरकार ने एक फंड बना रखा है, उसका नाम है आकस्मिक फंड। अंग्रेजी में इसको कंटिजेंसी फंड कहते हैं। तो इस कंटिजेंसी फंड के व्यय के लिए संसद की जरूरत नहीं होती और न ही कोई संसद में इसके व्यय पर मतदान यानी वोटिंग होती, राष्ट्रपति के आदेश से व्यय होता है। इसी प्रकार राज्य में जो कंटिजेंसी फंड है उसके ऊपर राज्यपाल उससे धन निकाल सकते हैं, उसका भी राज्य विधानसभा में कोई वोटिंग नहीं होता। 21वां क्वेश्चन है मित्रों, बजट में मांगों पर मतदान के लिए 26 दिन निर्धारित होते हैं। कितने दिन निर्धारित होते हैं? 26 दिन। और बजट अब वर्तमान की जो प्रणाली है उसमें फरवरी के प्रथम कार्य दिवस को संसद में रखा जाता है, जबकि बजट पारित होने के लिए कुल 75 दिन निर्धारित होते हैं।
यानी 75 दिनों में बहस भी हो जाती है, वोटिंग भी हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वोटिंग के लिए अनुदान मांगों पर वोटिंग होती है, उनके लिए केवल 26 दिन निर्धारित है। टोटल बजट प्रक्रिया के लिए प्रस्तुतिकरण के बाद अनुमोदन के लिए 75 दिन निर्धारित हैं। आगामी 21वां क्वेश्चन है बजट में मांगों पर, ये तो हमने पढ़ लिया। 22वां क्वेश्चन है संसद प्रस्तावित बजट व्यय को बढ़ा नहीं सकती, यानी सरकार बजट बनाती है, वित्त मंत्री बजट बनाते हैं, संसद से मांग करते हैं कि हमें इतना धनराशि देश को चलाने के लिए चाहिए और इन मदों में चाहिए। तो कैलकुलेशन यही करते हैं, विधानसभा या लोकसभा, राज्य में तो विधानसभा और केंद्र में लोकसभा या संसद केवल इसमें कटौती कर सकते हैं, वृद्धि नहीं कर सकते। वृद्धि करने के लिए फिर पूरक बजट पेश करना पड़ता है। अब मित्रों, इसमें 23वां क्वेश्चन है पॉल एप्पलबी के बारे में एक बार और चर्चा करते हैं कि ये अमेरिका के निवासी थे और इनको भारत सरकार ने भारतीय प्रशासन की समीक्षा के लिए नियुक्त किया था। तो पॉल एप्पलबी ने भारत में सेवा वर्गीकरण ना, जो सर्विस क्लासिफिकेशन, उसके 6 दोष बताए हैं। ये संख्या आएगी कि कितने दोष बताए हैं। 24वां क्वेश्चन है लॉयड जॉर्ज एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पॉलिटिकल थिंकर थे। लॉयड जॉर्ज ने आईसीएस को इस्पाती फ्रेम कहा था, यानी इंडियन सिविल सर्विस जो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करती थी, आज ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस में बदल चुकी है। तो आईसीएस को लॉयड जॉर्ज ने अंग्रेजों के लिए इस्पाती फ्रेम माना था। फिर आज के इस वीडियो का 25वां और अंतिम प्रश्न है मित्रों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें 6 प्रोग्राम को मिला करके 2 अक्टूबर 1980 को ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, आईआरडीपी। और आईआरडीपी के संचालन के लिए एक जिला स्तर पर एक संस्था बनाई गई थी, जिसको कहते थे डीआरडीए, यानी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। वर्तमान में डीआरडीए का विलय 1999 में राजस्थान की गहलोत सरकार ने जिला परिषदों में कर दिया था। यानी पहले इसका जो अधिकारी होता था उसको पीडी यानी प्लानिंग डायरेक्टर कहते थे, सीनियर आईएएस अधिकारी होता था। लेकिन आज इसका विलय हो चुका है बहुत समय पहले। वर्तमान में आईआरडीपी नहीं चल रहा और डीआरडीए भी समाप्त हो चुके हैं। तो ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि आईआरडीपी प्रोग्राम के संचालन के लिए जिला स्तर पर कौन सी संस्था काम कर रही है, तो वो था मित्रों डीआरडीए। लेकिन अभी डीआरडीए का वजूद समाप्त कर दिया गया है। डीआरडीए का विलय जिला परिषदों में हो चुका है और इनका नाम दिया गया अभी ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। अभी हम देखते हैं किसी भी जिला परिषद में 2 आरएएस अधिकारी बैठते हैं, तो जो सीनियर होता है उसका नाम दे दिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और जो सेकंड अफसर है उसका नाम दे दिया अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दोनों ही आरएएस अधिकारी होते हैं, या अन्य कोई राज्य होता है तो वहाँ और संबंधित राज्य की राज्य सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। आगामी वीडियो में भी हम इन जीके से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप इन प्रश्नों को ढंग से याद करें